क्या आप वो पेरेंट हैं जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं जिससे कि उसकी परवरिश बहुत अच्छे से हो सके, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, पर फिर भी आप उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते? शायद आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, शायद आपका बच्चा कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं राधिका श्रॉफ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैंने एक ऐसे बच्चे के साथ डील किया है जिसे रूल्स फॉलो करने में और अपने स्कूल का होमवर्क करने में बहुत दिक्कतें आती थी। एक 6 साल के बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया। वे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अपने बेटे को लेकर भी और अपनी लाइफ की सिचुएशंस की वजह से भी। उनकी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि जो बच्चे के फादर थे, वे दिन में 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे थे ताकि अपनी फैमिली का लाइवलीहुड चला सके, अपने बेटे की पढ़ाई करा सके। और जो बच्चे की मदर थी, उन्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ा था, उन्होंने अपना करियर छोड़ा था ताकि अपने बेटे को पूरा टाइम दे सके, क्योंकि वह बच्चा काफ़ी डिफ़िकल्ट चाइल्ड था। उसे संभालना, उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसलिए उसे अप्रोप्रिएट टाइम देने के लिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए मदर ने अपनी जॉब छोड़ी थी। पर फिर भी बच्चे में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इतने सैक्रिफाइसेस के बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कोई चेंज नहीं था उनकी लाइफ में। बच्चे के साथ जो दिक्कत थी वो ये थी कि वह बच्चा किसी की कोई बात नहीं सुनता था, वह किसी की कोई बात नहीं मानता था। वह अपने स्कूल और अपने क्लासरूम के भी रूल्स को तोड़ता रहता था। जैसे अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहे हों तो वह बच्चा बीच में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर बोलता था जो उस समय बोलने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी बात का, उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं होता था, कोई सेंस नहीं होता था। और जब भी वो कुछ बोलता था तो क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती थी और टीचर का फ्लो टूट जाता था। उस बच्चे की दूसरी दिक्कत थी उसका होमवर्क, उसकी पढ़ाई। वह अपनी पढ़ाई को अवॉइड करता था, कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता था। वह पढ़ने के लिए टिक कर बैठ ही नहीं पाता था। बच्चे के बिहेवियर्स की वजह से स्कूल को भी, उसके टीचर्स को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, क्योंकि उस बच्चे के दूसरे क्लासमेट्स ने उस बच्चे को कॉपी करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वे भी स्कूल के उस अपने क्लासरूम के रूल्स को तोड़ने लगे थे। इस कारण से स्कूल ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की बच्चे के बारे में, और पेरेंट्स से यहाँ तक कह दिया कि आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ, इसका टीसी ले जाओ, क्योंकि हम इसे और यहाँ नहीं पढ़ा सकते। ये बात सुनकर पेरेंट्स बहुत परेशान हुए और अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस के लिए मुझे कांटेक्ट किया। पेरेंट्स की बात सुनकर मैंने बच्चे का ओवरऑल साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया, जिसके बाद मुझे प्रॉब्लम की जड़ का पता चल गया। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी अपील कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। ये वो डिसऑर्डर है जो एक व्यक्ति की 3 चीज़ों को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करता है। पहला है सोशलाइजेशन स्किल्स, दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन और तीसरा है सेंसरी प्रोफाइल। इन तीनों चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे इसी केस एग्जाम्पल के साथ। सोशलाइजेशन स्किल्स के बारे में अगर बात करें तो हम सब समाज में रहते हैं, तो हमें भी समाज के कुछ रूल्स, कुछ बाउंड्रीज़ को फॉलो करना होता है। तो हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सी बाउंड्रीज है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। इन सभी बातों की समझ उस व्यक्ति को नहीं होती जिसे ऑटिज़म होता है। इस केस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक स्कूल, एक क्लासरूम, समाज ही है, छोटा ही सही, इसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। एक स्टूडेंट होने के नाते उस बच्चे से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब भी टीचर क्लास में पढ़ाएं तब क्लास में शांत होकर वह बैठे, टीचर की बात को ध्यान से सुने, उनकी बातों को ध्यान से समझे, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करे, और अगर उसे क्लास से बाहर जाना भी है तो टीचर की परमिशन ले और फिर बाहर जाए। पर क्योंकि ऑटिज़म की वजह से उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता था, उन्हें इन सोशल रूल्स, इन सोशल बाउंड्रीज के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह अनजाने में इन सभी रूल्स को तोड़ देता था। अब कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो किसी शब्द का क्या मतलब होता है, किसी सेंटेंस का क्या मतलब होता है, कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसे क्या कहा जा रहा है, यह उस बच्चे को नहीं समझ आता जिसे ऑटिज़म है। उसका ये कॉम्प्रीहेंशन, उसकी ये अंडरस्टैंडिंग अफेक्टेड होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक
जैसे अगर ये बच्चा 6 साल का है तो 6 साल के दूसरे बच्चों को ज़्यादा शब्दों के मतलब पता होंगे, ज़्यादा सेंटेंसेस के मतलब पता होंगे। ये कंपैरेटिवली इस बच्चे की वोकैबुलरी काफ़ी कम होगी, इसका कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी कम होगा। अब ये बच्चा कोई बात नहीं मानता था, उसका कारण यही था कि उसे वो बात समझ में ही नहीं आती थी कि उसे क्या कहा जा रहा है, कौन सा ऑर्डर दिया जा रहा है, उसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जो बात हमें समझ में ही नहीं आएगी उसे हम फॉलो कैसे करेंगे, उसे हम कैसे मानेंगे। अब यही दिक्कत उस बच्चे के साथ भी थी और ये कॉम्प्रोमाइज्ड कॉम्प्रीहेंशन उसके होमवर्क के भी आड़े आ रहा था। होमवर्क के क्या डायरेक्शंस थे, क्या इंस्ट्रक्शंस थे, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या डिमांड थी क्वेश्चन की, उसका आंसर क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, ये सब चीज़ें भी उस बच्चे को समझ नहीं आ रही थी। इसलिए उसे होमवर्क करने में दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और काफ़ी चीज़ें तो वो कर भी नहीं पाता था, इसलिए उसे पढ़ाई भी समझ में नहीं आती थी। और तीसरा है सेंसरी प्रोफाइल। हर व्यक्ति के 7 सेंसेस होते हैं जिनको यूज़ करके वह अपनी सराउंडिंग्स की किसी भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है, उसे ग्रहण करता है। अब जिन लोगों को ऑटिज्म होता है उनकी ये सेंसेशंस अफेक्टेड होती हैं। ये जो अफेक्टेड सेंसरी प्रोफाइल है ना, ये 2 फॉर्म्स में दिखाई देती हैं। एक है सेंसरी सीकिंग, दूसरा है सेंसरी डिफेंसिव। अब मैं जैसे किसी भी सेंसेशन का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज ऑडिटरी सेंसेशन की बात करते हैं, श्रवण की अगर बात करते हैं, तो अगर कोई बच्चा ऑडिटरी सीकिंग है तो उसे तेज़ आवाज़ों की ज़रूरत पड़ती है खुद को स्टिमुलेट करने के लिए। वह टेबल बजाता रहेगा, बर्तन बजाता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर शोर मचाता रहेगा जिससे कि वह खुद को स्टिमुलेट कर सके तेज़ आवाज़ों के ज़रिए। पर यदि वह बच्चा ऑडिटरी डिफेंसिव है तो उसे तेज़ आवाज़ों में परेशानी होंगी, जैसे कि प्रेशर कुकर की सीटी, बर्तनों का गिरना, पटाखों का फूटना, क्लासरूम में दूसरे बच्चों का शोर। इन सभी चीज़ों से उस बच्चे को काफ़ी परेशानी होगी और वह उस जगह से दूर भाग जाएगा। अगर मैं इस केस एग्जाम्पल की बात करूं, इस बच्चे की अगर मैं बात करूं, तो इसका वेस्टिबुलर सेंसेशन अफेक्टेड था, कॉम्प्रोमाइज़ था। वेस्टिबुलर सेंसेशन वो है कि जो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी कितने मोशन में है और कितने रेस्ट में है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मोशन में है, हम कितने बैलेंस में हैं, और अगर बैलेंस में रहना है तो हमारी बॉडी को किस पोजीशन में रहना चाहिए, ग्रेविटी हमें किस तरफ खींच रही है, ये सब हमें ये वेस्टिबुलर सेंसेशन बताता है। अब उस बच्चे का यही सेंसेशन अफेक्टेड था और इसका प्रोफाइल मूवमेंट सीकिंग प्रोफाइल था। मतलब वह बच्चा देर तक एक जगह बैठ ही नहीं सकता था, उसे अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम मोशन में लाने की, मूवमेंट में लाने की ज़रूरत पड़ती रहती थी। और यही कारण है कि जब भी उसे अपने मूवमेंट सीकिंग नीड्स रिलीव करने होते थे वह क्लास से उठकर चले जाता था। और यही रीज़न है कि वह होमवर्क करने के लिए भी टिक कर बैठ नहीं पाता था। फिर मैंने बच्चे का असेसमेंट करने के बाद पेरेंट्स से कोपिंग मैकेनिज्म भी पूछा था कि जब भी बच्चा ये सब चीज़ें करता है, ये सब गलतियाँ करता है, तो आप लोग क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं। तो उनसे मुझे पता चला कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते थे बच्चे पर, डांटते थे, क्योंकि उनके भी अपने इमोशनल इश्यूज़ थे। उनसे ये बात सहन नहीं हो रही थी कि इतना छोटा बच्चा, लाइक 6 साल का बच्चा, इतनी आसानी से उन्हें डिसओबे कर रहा है। इसलिए पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा एडमेंट हो गए थे कि किसी भी तरह से, चाहे बच्चे को डरा के, धमका के, प्रेशराइज करके उसे मजबूर करना है कि वह उनकी बात माने। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ पे तो काम ही नहीं हो रहा था। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम की असली वजह। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, आइए जानते हैं। पेरेंट काउंसलिंग सेशन में मैंने पेरेंट्स को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताया। मैंने पेरेंट्स को ये बताया कि भले ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि बच्चा ये सब चीज़ें जानबूझकर कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, पर सच तो ये है कि ये सभी चीज़ें बच्चे के साथ हो रही हैं। मैंने पेरेंट्स को ये भी समझाया कि भले ही बच्चे की दिक्कतों की वजह से आप पेरेंट्स को भी दिक्कतें आ रही हैं, उसके स्कूल को, उसके टीचर्स को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, पर सच तो ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल में आपका अपना बच्चा खुद है। इसलिए आज की जो ज़रूरत है वो ये है एक ऐसे सल्यूशन तक पहुंचना जिससे बच्चे की भी दिक्कतें दूर हो जाए और आप पेरेंट्स की, स्कूल की, टीचर्स की भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। इसलिए मैंने पहले बच्चे की मूवमेंट सीकिंग नीड्स पर काम किया। मैंने पेरेंट्स को रेकमेंड किया कि होमवर्क कराने से पहले बच्चे से विगरस एक्सरसाइजेस करा ले, चाहे जंप्स करा ले, जंपिंग जैक्स करा ले, ऑन द स्पॉट जॉगिंग करा ले, मतलब कुछ भी ऐसा करा ले जिससे कि बच्चे के ये मोशन नीड्स
रिलीव हो जाए, जिससे कि बच्चा देर तक बैठ पाए, अपनी पढ़ाई पर, अपने होमवर्क पर कंसंट्रेट कर पाए। और यही चीज़ मैंने स्कूल को भी रेकमेंड की कि कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले शुरू के 5 मिनट आप बच्चे की विगरस एक्सरसाइज करवाएं, ताकि बच्चा देर तक क्लास में बैठ सके। उसके बाद मैंने बच्चे के कॉम्प्रीहेंशन पे काम किया कि अगर वो बच्चा जैसे रूल्स को नहीं समझ पाता है या इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पाता है, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस उससे कहे जाए ताकि बच्चा बात समझ पाए। जैसे कि वो बच्चा 3 से 4 शब्दों के सेंटेंसेस समझ लेता था, उससे लंबे सेंटेंसेस वो नहीं समझ पाता था। इससे जितने छोटे हो सके उतने सेंटेंसेस कहे जाए। अगर सेंटेंस लंबा है तो सेंटेंस को तोड़ कर बात की जाए। यही चीज़ मैंने पेरेंट्स को भी रेकमेंड की और स्कूल को, उसके टीचर्स को भी रेकमेंड की। उसके बाद मैंने बच्चे के सोशलाइजेशन स्किल्स पर काम किया। उस बच्चे को रूल्स समझ में नहीं आते थे, उसे बाउंड्री समझ में नहीं आती थी, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसे समझाया जाए या फिर पिक्चर्स के द्वारा उसे एक्सप्लेन किए जाए। वर्ड्स को कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल होता है, जबकि पिक्चर्स को समझना ज़्यादा आसान होता है। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहले एक्सरसाइज करनी है, जैसा कि उस बच्चे के लिए मैंने रेकमेंड किया था। उसके बाद पढ़ाई करनी है, कि बुक की पिक्चर है तो साफ समझ में आ रहा है कि पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के बाद आपका अपना आर्ट पीरियड होगा, उसमें आप ड्राइंग कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो। ऐसे 1 2 3 करके मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर है जिसमें क्लासरूम रूल समझाए गए हैं। उसमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर क्लासरूम में बैठे हो तो अपने हाथों से दूसरों की हेल्प करनी है, कानों से सुनना है, अपने होठों को शांत रखना है, वॉइसेस को शांत रखना है, आंखों से देखना है कि बोर्ड पर क्या लिखा है, बुक पर क्या लिखा है, नोटबुक पर क्या लिख रहा हूँ मैं। और जो पैर है वो चलने के लिए है, कि अगर क्लासरूम से बाहर जाना भी है या स्कूल में कहीं चलना है तो चल कर जाना है, भाग कर नहीं जाना है। तो ये सभी चीज़ें मैंने खुद बच्चे के साथ की है। मैंने उस पिक्चर्स यूज़ करके, वीडियोस यूज़ करके मैंने बच्चे को कई शब्दों के, कई सेंटेंसेस के मतलब सिखाए थे। वो 6 महीनों तक मेरे साथ काउंसलिंग में रहा, तो मैंने ये सब चीज़ें बच्चे के साथ की थी। उसके बाद 6 महीनों के बाद मैंने पेरेंट्स से फीडबैक लिया, फॉलोअप लिया कि अब क्या सिचुएशन है बच्चे के साथ। तो पेरेंट्स ने मुझे बताया कि बच्चा बहुत बेहतर पोजीशन में है, स्कूल में काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसके टीचर्स, उसके स्कूल अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश है बच्चे से, और पेरेंट्स की लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंज आया है। जो दूसरे क्लासमेट्स हैं, जो कभी बच्चे को कॉपी किया करते थे, उसकी नकल किया करते थे, वो भी अब बच्चे की हेल्प करने लगे हैं। तो इस केस एग्जाम्पल से इस सभी को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है। मैसेज देने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को एक और अपील कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि लोक कल्याण होगा, पूरे समाज का भला होगा। इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ये हमारा हौसला बढ़ता है। एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, मैं आप सभी पेरेंट्स और टीचर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर बच्चा परफॉर्म करना चाहता है, हर बच्चा अपना बेस्ट देना चाहता है, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसे उसका रिजल्ट अच्छी तरह पता है कि उसे डांट पड़ेगी या उसे पनिशमेंट मिलेगी। कोई बच्चा डांट नहीं खाना चाहता, कोई बच्चा पनिशमेंट नहीं भोगना चाहता। हर बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाना चाहता है। पर फिर भी वह अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो बच्चे को पूरी तरह से ब्लेम करने की जगह उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाए, उसके असली कारण तक जाए कि बच्चा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। और अगर हो सके तो उस प्रॉब्लम को, उस कारण को जड़ से हटाएं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा वे आउट है। पर अगर नहीं हटा सकते, जैसा कि इस केस में था कि इस प्रॉब्लम की जड़ यानी कि ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, तो उस जड़ की वजह से, उस रूट कॉज की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका एक एक करके सल्यूशन निकालें। इससे बच्चे की भी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और इससे आप लोगों को भी सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस मिलेगी। धन्यवाद।